अच्छा देखो, कंसोलिडेशन में अभी तक अपन जो सीखा है उसके अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेगा, या तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चंस रहेगा या फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। ठीक है, हमने ना तो बैलेंस शीट देखा ना ही स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट ही कर रहे हैं अभी तक, राइट। तो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले ध्यान रखना कि जो होल्डिंग कंपनी है उसने सब्सिडियरी कंपनी में कंट्रोल किस दिन आया है, राइट। डेट ऑफ एक्विजिशन बहुत कंपलसरी है यहाँ पे पता करना, बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन आपका स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। डेट ऑफ एक्विजिशन यानी ईयर एंड से लेके डेट ऑफ एक्विजिशन वाला जो पीरियड है उसको अपन प्री एक्विजिशन पीरियड बोलता है, एंड उसके बाद के पीरियड को पोस्ट एक्विजिशन पीरियड बोलते हैं। तो प्री एक्विजिशन पीरियड के प्रॉफिट से कुछ भी होल्डिंग कंपनी को मिलेगा, देन इट इज टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट, और वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट, वो होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में नॉर्मली ऐड हो जाएगा, राइट। जब होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एंड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस इन सब्सिडियरी नहीं दिखाता, उन दोनों को कैंसल आउट करके वो कैलकुलेट करता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व, सिर्फ वही दिखाएगा। और अलग से और एक बंदा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाई देगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के। माइनॉरिटी कौन है? बचे हुए शेयर जो होल्डिंग कंपनी ने नहीं खरीदा है उनको हम माइनॉरिटी बोलते हैं। उनके हिस्से का जो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो जाएगा माइनॉरिटी होल्डिंग्स में। क्लियर है? अब शेयर कैपिटल के अंदर में भी वी सी द इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेते। इफ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो इक्विटी का पार्ट समझ के नेटवर्थ में काउंट करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी होल्डिंग कंपनी नहीं खरीदता, वो माइनॉरिटी का ही रहेगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जानना जरूरी है, होल्डिंग का कितना परसेंटेज और माइनॉरिटी का कितना परसेंटेज है। देन नेटवर्थ, जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन का सब्सिडियरी कंपनी का नेटवर्थ कितना है। नेटवर्थ का मतलब इन शॉर्ट मार्केट वैल्यू हो गया, राइट। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर टोटल ऑफ द एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, बट हियर वी विल नॉट कंसीडर बुक वैल्यू, वी विल कंसीडर मार्केट वैल्यू इफ दिया हुआ है कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, राइट। देन शेयर कैपिटल में ध्यान रखना इक्विटी लेंगे एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे। इज इट क्लियर? एक बार नेटवर्थ निकल गया तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर होल्डिंग कंपनी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से कोई कैपिटल प्रॉफिट है वो माइनस हो जाएगा तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। कैपिटल प्रॉफिट नॉर्मली क्या होगा? डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर बोनस वाला भी एक पार्ट आएगा, तो उसका दो ट्रीटमेंट है वो अपन समझेंगे आज। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना एक, तो बेसिकली यही पूरा कंसोलिडेशन में चाहिए अपन को। डेट ऑफ एक्विजिशन, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, नेटवर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, नेट इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी, देन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, राइट। उसके बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी को क्या मिलता है? शेयर कैपिटल का हिस्सा एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्री और पोस्ट दोनों का ही मिलेगा उसको। प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये सीखा था ना कल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में। तो कौन से ट्रांजैक्शन में ये करना पड़ता है, अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में? माइनॉरिटी से ये कब माइनस होता है? जब आपका अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, बिकॉज जब डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। मैंने बताया था जिसके बुक्स में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है उसके बुक्स में एडजस्टमेंट करना है। तो जब अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होगा तो सब्सिडियरी ने होल्डिंग को सेल किया होगा, तो सब्सिडियरी के प्रॉफिट एंड लॉस में वो प्रॉफिट पड़ा होगा ना, तो वही तो अनरियलाइज्ड है। और वो प्रॉफिट तो सब्सिडियरी ने क्या किया होगा? होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांट दिया होगा, तो हमें वो वापस लेना है ना, तो वही तो एडजस्टमेंट है। क्लियर है? तो एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ पे जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है मैंने?
अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, ठीक है, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन के लिए। फिर हमने होल्डिंग कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस, होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आएगा, उसके खुद के रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी। इफ कैपिटल रिजर्व है ऑन एक्विजिशन तो वो आ जाएगा उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एंड एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि माइनॉरिटी से हटा है तो होल्डिंग का पार्ट से भी तो हटेगा, तो ये भी अपस्ट्रीम के लिए होता है। ये तो जस्ट रिवीजन पार्ट है। कौन सा पॉइंट? हाँ, ये जस्ट नॉर्मल समझा था, वैसे कोई स्पेसिफिकली नोट्स में नहीं है। तो ये रिवीजन पार्ट के लिए मैंने लिख के रखा सो दैट आपको पता रहे कि कंसोलिडेशन में आपको क्या क्या चाहिए। ये ठीक है, जिस टाइम चैप्टर खत्म होने पूरा तो पीडीएफ शेयर करूंगा ही, तो उसमें रहेगा ही। हाँ, ये हो गया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड सीखा था। डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया या पोस्ट एक्विजिशन से? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिला है तो होल्डिंग कंपनी क्या करता है? यस, इन्वेस्टमेंट से, कैपिटल प्रॉफिट समझ के इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, राइट। वेयर एज सब्सिडियरी कंपनी का प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाएगा। डिविडेंड यदि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बांट रहा है तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाएंगे, फिर नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस से दिया है तो होल्डिंग कंपनी उसको नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट मानता है, बैंक टू पीएनएल, एंड सब्सिडियरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट ही कम होगा सिर्फ। क्लियर है ये वाला पार्ट? फिर आपका डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में ही किया था, ठीक है। देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट समझा था कि कभी कभी हम लोग एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसका क्वेश्चन आएगा तब अपन कर लेंगे। एंड लास्ट एक ट्रीटमेंट रहता है, ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इशू। पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में 11 पॉइंट है, एक क्रिकेट, इसके अलावा कंसोलिडेशन में कुछ है ही नहीं। इफ आपका ये 11 पॉइंट क्लियर है तो आप कंसोलिडेशन कर सकते हैं। वो अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह आएगा बट वो ऐसा कोई प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं, बहुत इजी वाला पार्ट है। बट मेजरली मतलब हो सकता है होल्डिंग कंपनी कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है, सब्सिडियरी कुछ और करता है, तो जब कंसोलिडेशन बनाओगे तो दोनों को सेम अकाउंटिंग पॉलिसी से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो एक है। लेकिन मेजर एडजस्टमेंट है जो ये 11 एडजस्टमेंट है जिससे एग्जाम का मेन क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये पार्ट आज अपन टच करेगा अभी, ठीक है। हाँ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो वो होल्डिंग कंपनी बनाता है ना, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी बनाता है। तो जो आप बताया कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो एडजस्टमेंट हुआ है वो कंसोलिडेटेड बुक्स में होगा, सब्सिडियरी का इंडिविजुअल बुक्स और होल्डिंग का इंडिविजुअल बुक्स में कुछ नहीं होगा। हाँ, वैसे ही बनेगा, हाँ, राइट, सिर्फ कंसोलिडेटेड बुक्स में होगा वो एडजस्टमेंट, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो इतना पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब बोनस वाला चीज समझना कि बोनस बेसिकली क्या होता है। बोनस मींस फ्री में। बोनस हमने ऑलरेडी पहले भी समझा था। बोनस में होता क्या है, कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाता है और शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? तो इसका दो तरीका है, आप बोनस को कैपिटल प्रॉफिट भी मान सकते हैं या फिर बोनस को पहले से नेटवर्थ में काउंट कर लो, शेयर कैपिटल इंक्रीज करके काउंट कर लो, ठीक है। तो दो तरीका रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो, पूरा प्योरली बोनस के ऊपर तुम्हारा ये कंसेप्ट है। हाँ, इलस्ट्रेशन 8 में एक क्वेश्चन था, बोलो। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, हाँ, शेयर्स इन रिजर्व पीएल वैसे किया ना, पीएल 1/4 जनरल रिजर्व 1/4, तो हम ऐसे किया प्री एक्विजिशन रिजर्व 450 प्लस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 197,500। हाँ, ठीक है। ये तो वर्किंग नोट है तुम्हारा, वर्किंग नोट है, कोई थोड़ी ना बैलेंस शीट का पोर्शन है ये। बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, तो वर्किंग नोट बनाया, फिर ये वर्किंग नोट का रेफरेंस है, बैलेंस शीट में वैल्यू चला जाएगा, दैट्स इट। तो तुमने वैसा के गलत नहीं है, बट ठीक है, हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस के अलग अलग कौन सा रिजर्व है उसका नाम था, ऊपर तो निकल गया ना माइनॉरिटी। हाँ, कर सकता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ठीक है कि जितना रिजर्व्स का होता है उन्होंने वो नाम यूज कर लिया, थोड़ा सा और इलाबोरेट करके कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इट्स अ वर्किंग नोट। अब देखो नंबर 9,
ऑन 31st ऑफ मार्च, ये पूरा क्वेश्चन आपका बोनस के ऊपर है तो आप फोकस पे करना। ऑन 31st ऑफ मार्च X1 P Limited acquired 1,05,000 शेयर्स ऑफ Q Limited फॉर ₹12 लाख, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया 12 लाख रुपए। यस, कब खरीदा? 31st मार्च X1 यानी एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में खरीदा है। टोटल 1,05,000 शेयर्स खरीदा है। पोजीशन ऑफ Q लिमिटेड ऑन दैट डेट वाज एज अंडर, पीपी दिया हुआ है, करंट एसेट्स है, और उसकी कंपनी में टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 1,50,000। तो 1,50,000 में से 1,05,000 तो हमने ले लिया, यानी कितना परसेंट ले लिया? 70%। तो मैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात करूं, पी लिमिटेड के पास कितना है? 70%। टोटल शेयर्स 1,50,000 है, उसमें से 1,05,000 तुम्हारे पास है, तो परसेंटेज निकालना है। 1,05,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100। मेरे पास 10 पेन है, उसमें से एक पेन हम तुमको दे दिया, तो कितना परसेंट पेन हम तुमको दे दिया? 10% कैसे निकला? ये तो साइकोलॉजी कुछ नहीं, तुम्हारे ब्रेन ने मैथ ही किया। 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्लियर है। उसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स क्वेश्चन बता रहा है 30,000, पीएनएल का वैल्यू है 60,000। ये सब प्री इनकॉर्पोरेशन एंड ट्रेड पेबल्स है, इतना। आगे बोला है पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31st मार्च। यानी देखो, ये जो ऊपर का डेटा था ना, पीपी, करंट एसेट्स, इक्विटी शेयर, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, पीएनएल, ट्रेड पेबल्स, ये कौन सी डेट का है? X1, जस्ट देन डेट ऑफ एक्विजिशन, आई मीन डेट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे डेट ऑफ कंट्रोल आया, उस दिन का डेटा है। उसके बाद 2 साल के बाद का डेटा है क्या? 31st मार्च X3 का इक्विटी शेयर कैपिटल बिफोर बोनस इशू पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड का दे दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो पहले था वही कैरी फॉरवर्ड है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल थोड़ा एडजस्ट हो चुका होगा, ट्रेड पेबल्स, पीपी, इन्वेस्टमेंट 12 लाख कर रखा था, पी लिमिटेड के बुक्स में दिख रहा है। देखो पी लिमिटेड का बुक्स में दिख रहा है ना, उसने इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड 1,05,000 शेयर्स, फिर करंट एसेट्स का वैल्यू दे रखा है। तो यानी आगे क्या बोल रहा है? डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड मेड बोनस इशू ऑन 31st मार्च X3 in the ratio of 1 equity shares of ₹10 each, fully paid up for every 2 equity shares held on that date। यानी क्या बोल रहा है? क्यू लिमिटेड ने बोनस दिया है कितना? 2 के बदले में 1 शेयर्स, यानी कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स दिए होंगे उसने? 75,000। ये क्लियर है? और ये बिफोर बोनस इश्यू है कैपिटल, ठीक है, ध्यान रखना। तो 75,000 बोनस शेयर्स दिए हैं। तो एक बात बताओ, 75,000 में से 70% तो किसके पास आया होगा? पी के पास आया होगा ना। 50 to 500 ये तो फ्री में आया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? बोनस शेयर्स वेर इश्यूड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बाय यूजिंग जनरल रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस दिया है। तो हमने थोड़ी देर पहले डिविडेंड के बारे में पढ़ा था कि डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन से देता है तो इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट। अब बोनस पोस्ट एक्विजिशन से दिया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज बोनस से कोई कैश पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही इंपैक्ट आता है। ठीक है, बोनस दिया, ये समझ में आता है ना? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखेंगे। आपको सबसे पहले 2 क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन है बिफोर बोनस इशू, ये सारा चीज कैलकुलेट करो। एक क्वेश्चन है आफ्टर बोनस इशू, सब कुछ कैलकुलेट करो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो, माइनॉरिटी निकालो, कंसोलिडेटेड पीएनएल का बैलेंस निकालो। आफ्टर बोनस इशू माइनॉरिटी का इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि सारे चेंजेस होगा, हाँ बहुत कुछ बदलेगा। तो पहले बात करते हैं बिफोर बोनस इशू। ठीक है, बोनस दिया नहीं उससे पहले की बात करते हैं। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नेटवर्थ कितना है? नेटवर्थ ऑफ क्यू लिमिटेड ये निकालना पड़ेगा, उसके बिना अपन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं निकाल सकता।
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए जिस दिन एक्विजिशन किया था प्री लिमिटेड ने, उस दिन नेटवर्थ कितना है बाबा? कितना बोलो? 15,90,000। क्यों? अरे प्रॉफिट अलग से बोल दिया, पीएनएल का वैल्यू अलग से बोल दिया, तो 60 प्लस 30 90,000 और शेयर कैपिटल 15 लाख 90,000। तो दोनों अलग अलग बोला ना, इन दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन्ड है इनका। ये काम बोले तो फिर अलग से पीएनएल क्यों देते फिर वो? और ऐसा बोले तो पीएनएल इंक्लूड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब बेसिकली ये रिजर्व्स हो सकता है, कोई रिजर्व हो सकता है जिसको प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट के नाम से लिख के छोड़ दिया इन्होंने, ऐड करना ही पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल है 15 लाख, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये दो है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पीएनएल अकाउंट, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल हैव नेटवर्थ ऑफ क्यू लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इसमें हमें कितना मिल रहा है? 70% हमारे पास आ जाएगा, 15,90,000 का 70% 11,13,000। 11,13,000 वैल्यू का स्टेक लेने के लिए वी हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, तो क्या हो गया? गुडविल आ गया 87,000। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्लियर है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्लियर है, 87,000 का गुडविल। इसमें किसी को डाउट है क्या? अरे वगैरह क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन सा? अरे भाई वो 2013 का है, X3 का है, 2023 का है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो पोजीशन होती है हमें तो उस डेट का चाहिए ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 87,000 गुडविल। फिर क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी को क्या क्या मिलेगा? अब माइनॉरिटी का देखना अच्छे से, एक तो शेयर कैपिटल जो है उसका 30%, यानी शेयर कैपिटल मिल रहा है उसको 4,50,000। फिर प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसका हिस्सा होगा 90,000 का 30% प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी ऑन द डेट ऑफ जो एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है उसी को हम प्री एक्विजिशन बोलते हैं। तो 90,000 का 30% 27,000। अब पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो शेयर कैपिटल दे दिया। अब पोस्ट एक्विजिशन में क्या लेंगे? ये जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व जो है ये पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में ही आया होगा। जो 31 मार्च X3 में डेटा है 19,05,000, ये तो पूरा पोस्ट में आया होगा ना। पहले होता तो उसका वैल्यू रहता मेरे पास। ठीक है, 31 मार्च X1 में यहां पे सिर्फ था प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पीएनएल का वैल्यू। जब यहां से 31 मार्च X3 तक आए तो प्री इनकॉर्पोरेशन इज सेम, तो उसको फिर से नहीं लेना। पीएनएल का वैल्यू बदल गया, यहां से यहां आया तो कितना हो गया? 4,20,000। तो कितना इंक्रीज हो गया? 360 प्लस जो ये जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व ये तो पूरा का पूरा पोस्ट में आया है 19,05,000। अरे 60,000 का वैल्यू था यहां पे, इधर जाके वैल्यू हो गया 4,20,000। ठीक है, तो 19,05,000 प्लस 3,60,000 22,65,000 इज योर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस। कभी भी हो, मुझे क्या लेना, मुझे तो 31 मार्च X3 में जब कंसोलिडेशन बनाऊंगा उस दिन माइनॉरिटी होल्डिंग्स दिखाना है। अभी जो क्वेश्चन जो हमको बोला है बिफोर बोनस निकाल गया, क्या बोलते हैं बोनस शेयर में कहां गया? मतलब दो केस है ना इसमें, एक तो आपका X3 के बाद हमको अकाउंटिंग करना सारा, और एक मतलब क्या ये काम बोला X3 से पहले का अकाउंटिंग करना।
तो ये जो हमने निकाला है आपका, देखो 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 क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ा करो। 31 मार्च X3 को ही निकालना है, तो उस दिन जो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस रहेगा उसका 30% ही तो माइनॉरिटी के पास आएगा। तो इतना दिमाग नहीं लगा के आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि शेयर कैपिटल प्लस उस दिन का रिजर्व एंड सरप्लस, इसका 30% ही तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, तो बस वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। क्लियर है? 15 लाख, 3 लाख, आई मीन 15 लाख 30,000, 19 लाख 5,000 एंड 4 लाख 20,000, ये चार का टोटल जो आएगा उसका 30% ही तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा? 11,56,000। तो ये तीन चीज ही तो क्वेश्चन ने बोला था। अच्छा 11,56,500, ठीक है। उसके बाद बोला कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो किसकी बुक्स की बात कर रही है? होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी जब अपने बुक्स में रिजर्व एंड सरप्लस दिखाएगा तो इसका खुद का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, फिर इसका जनरल रिजर्व है 60 लाख खुद का, फिर इसका खुद का पीएनएल का बैलेंस है 15,75,000, और दूसरा क्या आएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हुआ था पहले ये बताओ। सब्सिडियरी कंपनी का फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो उस दिन तक का रेवेन्यू प्रॉफिट बता दो मुझे। थर्ड नंबर में निकालने बोला, वो क्या निकालने बोले एग्जैक्टली? होल्डिंग कंपनी के बुक्स का रिजर्व्स एंड सरप्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बार भी 3 साल निकालने बोले, 31 मार्च X3 का निकालने बोला। 360 बब जनरल रिजर्व कहां से पैदा हो गया? ये कमाया होगा वहीं से तो जनरल रिजर्व में गया होगा ना पैसा। आपका जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 0 था, X3 में जाके 19,05,000 का जनरल रिजर्व बना रखा है कंपनी में। ये जनरल रिजर्व में पैसा आया कहां से? कमाया होगा तभी तो आया होगा। तो ये भी तो आपके रेवेन्यू प्रॉफिट से ही जनरल रिजर्व बनता है। तो यानी पीएनएल का जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है 60,000 से लेके 4,20,000, 3,60,000, ये तो कमाया ही हमने। प्लस जनरल रिजर्व में जो 19,05,000 डाला है ये भी तो कमाया ही होगा तुमने। तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द कंसोलिडेटेड डेट 22,65,000, इसका 70%, इसका 70% किसको मिल जाएगा? होल्डिंग कंपनी को। तो 15,85,500 वो भी आएगा। क्या चीज? ये पार्ट लिखो पहले। सॉरी ये तो हो ही गया था ये।
यहां तक डाउट है तो पूछो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पीएनएल का वैल्यू आएगा तो तुम्हारा होल्डिंग कंपनी का खुद का प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा ही। रेवेन्यू क्यू लिमिटेड ने जो अर्न किया है एज ए रेवेन्यू प्रॉफिट उसका 70% आएगा। तो क्यू लिमिटेड का पीएनएल क्लोजिंग बैलेंस है 4,20,000 और जनरल रिजर्व 19,05,000। उसमें से ओपनिंग पीएनएल वैल्यू 60,000 माइनस हो जाएगा। तो यानी बाकी बचा हुआ पैसा उसने आफ्टर द एक्विजिशन अर्न किया है, उसका 70% कंसोलिडेटेड बुक्स में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये तो हो गया जब क्वेश्चन में बोनस वोनस नहीं हो। राइट नाउ सी वी हैव अ केस कि बोनस दिया है कंपनी ने। इफ कंपनी ने बोनस दिया है तो शेयर कैपिटल पूरा का पूरा ही बदल जाएगा। बोनस के केस में क्या होता है कि आप बोनस को एज ए कैपिटल प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकता है या फिर आप उसको पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल मान सकता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्योंकि बोनस जब अपन AS 20 EPS सीखेंगे तो वहां पे अपन री एडजस्टेड EPS निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक होता है नॉर्मल EPS, ठीक है, और एक होता है एडजस्टेड EPS। जब बोनस कंपनी इशू करते हैं ना, बोनस इज नथिंग, इट इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कम हो जाता है, शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। राइट, तो दिखने में लगता है बोनस देने से ऐसा होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। हो सकता है अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़े। जैसे कि लेट्स से सपोज कि एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट है 10,000, उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी 10,000 है, तो पर शेयर अर्निंग कितना हो रहा है? 1 रुपए। नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए। फर्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट हुआ 10,000, नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए। लेकिन कंपनी ने उस साल क्या किया था कि बोनस भी दिए थे, पुराने प्रॉफिट्स में से बोनस दिए थे। तो उनका जो 1,000 शेयर्स था अब वो हो गया एवरी 2 शेयर्स के लिए 1 बोनस दिया। सॉरी, 10,000 शेयर्स थे ना, 10,000 शेयर्स थे, इतना शेयर्स था। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 10,000 रुपए और करंट ईयर का प्रॉफिट है 10,000, सॉरी करंट ईयर का प्रॉफिट 20,000। ठीक है, अब करंट ईयर के अंदर कंपनी ने अपने पुराने प्रॉफिट्स में से कुछ बोनस भी बांटे 2:1, यानी 5,000 शेयर्स एज ए बोनस बांटे। राइट, तो पिछला साल का अर्निंग पर शेयर कितना आया होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 1 रुपए पर शेयर का अर्निंग आया। करंट ईयर की बात करूं तो 20,000 रुपए का अर्निंग है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अब कितने हो गए? 15,000। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है? 1.33, यानी पहले फर्स्ट ईयर में 1 रुपए पर शेयर कमा रहे थे, अब कितना कमा रहे हैं? 1 रुपए 33 पैसे, मतलब ग्रोथ 33% का हुआ है। शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ 33% हुआ है। क्या लॉजिकली कंपनी का ग्रोथ 33% है क्या? इट्स 100% ग्रोथ। 10,000 कमा रहे थे, अब प्रॉफिट 20,000 हो गया, तो 100% ग्रोथ हुआ ना। बट आपका अर्निंग पर शेयर तो 100% दिखाई नहीं रहा है। 20,000 पूरा करंट ईयर में जो कमाया वही है, तो ग्रोथ तो 100% दिखना चाहिए ना, बट अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ 100% नहीं दिख रहा है। इसीलिए बोनस को क्या माना जाता है? फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब री एडजस्टेड करते हैं हम उसको, मानते हैं कि पिछले साल भी बोनस को इशू कर दिया, बिकॉज बोनस से प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है करंट ईयर का। राइट, तो आप क्या करो, 15,000 मतलब ये 5,000 बोनस शेयर है, पिछले साल भी काउंट कर लो, तो अर्निंग पर शेयर कितना आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, पर शेयर कितना है? 0.67, और अब कितना आ रहा था? 1.33, इसका एग्जैक्ट डबल है। तो दिख रहा है ना कि ग्रोथ डबल हो रहा है। राइट, तो बोनस का इंपैक्ट वही होता है। बोनस को सिर्फ करंट ईयर में कंसीडर करोगे, जिस ईयर इशू किया है, तो हमेशा इंटरप्रिटेशन गलत आएगा। यूजर क्या देखता है? अर्निंग पर शेयर देखता है, वो कैलकुलेशन नहीं समझता है। राइट, तो उसके लिए हमें री एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर निकाल के उसको फेस ऑफ द पीएनएल में दिखाना होता है कि भाई साहब आप अर्निंग पर शेयर पे अब हमें जज मत करो, करंट ईयर में हमने बोनस भी बांटे, बोनस बांटने से ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो अर्निंग पर शेयर तो गिरेगा ही ना।
गिरा हुआ ही दिखेगा। तो आप मानो कि बोनस हमने पिछले साल भी दिया हुआ होगा, कंसिडर करो उन शेयर्स के अंदर में भी, फिर आप हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। इज इट क्लियर? तो बोनस के साथ क्या होता है, ये अब इस केस में कंसोलिडेशन में आप चाहो तो बोनस को एज ए कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट कर लो, या फिर बोनस को नॉर्मल शेयर कैपिटल का पार्ट ही मान लो। बोनस देने से शेयर कैपिटल तो बढ़ जाएगा ना। अब एक चीज समझो, अभी यहां पे बोनस दिया है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से, राइट? तो आप दो कंडीशन है, या तो कैपिटल प्रॉफिट मानो बोनस को, या फिर आप उसको शेयर कैपिटल का हिस्सा ही मान लो। तो जब मैं नेटवर्थ निकाल रहा हूं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ निकालना पड़ेगा। अब क्यू लिमिटेड का नेटवर्थ कितना होगा, शेयर कैपिटल हम कितना लेंगे, आफ्टर बोनस वाला लेंगे। तो बोनस दे देगा क्यू लिमिटेड, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बोनस दिए थे, 75,000 इंटू 10 रुपीज, यानी 7,50,000 रुपए बढ़ जाएंगे। तो अब उनका शेयर कैपिटल हम कितना ले सकते हैं, 22,50,000 का तो शेयर कैपिटल हो गया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। बोनस पीछे से मानना होता है, राइट? देन उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस थे 30,000 एंड 60,000, यही था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये आ गया नेटवर्थ ऑफ क्यू लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कितना आया, 23 लाख। इसका 70% टी लिमिटेड के पास आया 16 लाख। उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया था 12 लाख। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली बोनस तो फ्री में मिल रहा है ना, तो फायदा होना ही था। बिफोर बोनस में हमने देखा गुडविल आ रहा था, हमारा ज्यादा पेमेंट दिख रहा था, लेकिन जितना ज्यादा हमने पे किया उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा बोनस शेयर्स मिल गए, फ्री में मिल गए। तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो गया, गुडविल कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट हो गया। ये तरीका समझ में आया? इफ ये तरीका नहीं भैया, ये तो नहीं समझ में आ रहा ना, ये कैसे बोनस शेयर कैपिटल में नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ कितना, नॉर्मल लेंगे, फिर आपको नहीं समझ में आया तो शेयर कैपिटल 15 लाख ये था, फिर रिजर्व एंड सरप्लस 90,000, 15,90,000 यहां पे खुश हो। इसका 70% मिला होगा हम लोग को 11,13,000 ये मिला आपको। इसके बदले में आपने इन्वेस्टमेंट किया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 12 लाख, लेकिन बोनस इज अ कैपिटल प्रॉफिट ओनली, चाहे कहीं से भी दिया हुआ हो, या तो पहले से आप शेयर कैपिटल में ऐड कर लो, नहीं तो वो कैपिटल प्रॉफिट। इसके लिए आपको कुछ देना पड़ा क्या, कुछ भी नहीं देना पड़ा। माइनस बोनस शेयर्स कितना वैल्यू का मिल गया, 5,25,000 रुपीज का बोनस शेयर्स मिला, क्योंकि कंपनी ने टोटल 7,50,000 रुपीज के बोनस बांटे थे, उसमें से 70% तो हमें ही मिले, राइट? तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 6,75,000, और रिटर्न में मिल कितना रहा है, 11,13,000। उतना ही आएगा जितना पहले आया था, यही तो निकाला था 4,38,000, फिर से भी तो वही आ रहा है। तो दो तरीका है, या तो आप शेयर कैपिटल का हिस्सा बना लो बोनस को, या फिर इसको कैपिटल प्रॉफिट मान के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन्होंने अभी इशू किया, लेकिन हम लोग जब एक्विजिशन है तब से मानेंगे, शेयर कैपिटल का हिस्सा मानेंगे इसको। बोनस को हमेशा शेयर कैपिटल का हिस्सा ही मानोगे, ठीक है? या तो आप उसको शेयर कैपिटल का में ऐड कर लो जितने भी बोनस है, या फिर उसको अपने हिस्से वाले बोनस को कैपिटल प्रॉफिट मान लो और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दो। बस ये दो ही तरीका है, बट दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा। आई बात समझ में यहां तक? अब जो तीसरा चीज पूछा था क्वेश्चन ने, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने जब अभी कंसोलिडेटेड पीएनएल निकाला था, उसमें होल्डिंग कंपनी का पीएनएल दिया था, और ये था, मतलब ये नहीं था, ये वाला, दिस वाज द रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ क्यू लिमिटेड। लेकिन इसमें से अब क्या हो जाएगा, 7.5 लाख और माइनस हो जाएगा ना तुम्हारा, क्योंकि बोनस बांट दिया तो वो भी चला गया। तो वो माइनस होने के बाद जो 70% है वही तो कंसोलिडेटेड पीएनएल में आएगा। अरे ये क्लियर है क्या? ये नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट था क्यू लिमिटेड का बिफोर बोनस।
अब इस पैसे में से यदि बोनस ही बांट देगा तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा ना 7,50,000 का, उसका 70% ही तो हमें मिलेगा। आई बात समझ में? इसमें भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी होगा। हाँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी बदल जाएगा। ये जो तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस था पोस्ट एक्विजिशन, ये कम हो जाएगा 7.5 लाख से। क्लियर है? समझ में आया? यानी बोनस क्या सिखाता है कि बोनस इटसेल्फ इज अ कैपिटल प्रॉफिट। चाहे आप प्री से दो चाहे पोस्ट से दो, फर्क नहीं पड़ता। रिजर्व एंड सरप्लस बदलेगा, शेयर कैपिटल बदलेगा। आपको बोनस के लिए हमेशा क्या करना है, आप क्या करो, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उसको शेयर कैपिटल का हिस्सा मान लो, फिर जैसे नॉर्मल करते हो करो, एक तरीका। दूसरा तरीका, नहीं भैया ये तो दिमाग में नहीं बैठता है, शेयर कैपिटल जो है वही रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वही रहेगा, हम नेटवर्क नॉर्मल निकालेंगे। ठीक है, निकाल लो। फिर आप क्या करो, जितने बोनस आपको मिल रहे हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, इररिस्पेक्टिव कौन से पैसे से मिला, चाहे प्री से मिलाओ चाहे पोस्ट से मिलाओ, तो आप उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देना। बस ये दो ही तरीका है बोनस को ट्रीट करने का। समझ में आया? क्लियर है? दो तरीका। पहला, इंक्लूड कंप्लीट bonus value in the share capital of subsidiary company while calculating net worth on the date of एक्विजिशन। फिर नॉर्मल कैलकुलेट कर लो। ठीक है? और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से कैपिटल प्रॉफिट मान के नहीं। ट्रीट बोनस एज कैपिटल प्रॉफिट एंड reduce its gross investment। भैया मेरे को एक डाउट है, हम्म जैसे कि जब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, हम्म इक्विटी शेयर होल्डर, उन लोग का जो पैसा लगाया हुआ था शेयर्स में, हम्म तो उन लोग के पास मिलेगा उन लोग को, और अगर कंपनी लिक्विडेट होता है तो उन लोग को रिजर्व एंड सरप्लस का भी जो पैसा है वो मिलेगा अगर लिक्विडेट होता है। तो क्या कर रहा है कि बोनस इशू कर रहा है तो रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज कर देता है, तो इससे उन लोग का क्या होता है, वो नहीं बढ़ता, आपका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलता उन लोग का, या होल्डिंग में एक्स्ट्रा क्यों नहीं मिलता? उन लोग कंपनी को नहीं देता, लेकिन उनको तो ज्यादा ही मिलेगा ना। पहले तुम्हारे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स थे, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 1000। अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं 1000 हो सकता है वो 100 शेयर लेने के लिए तुमने 10 लाख रुपए कंपनी में लगाए हो। ठीक है, फेस वैल्यू पे तो 1000 रुपए। अब कंपनी ने 100 शेयर बोनस बांट दिया तो 1000 रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गया, तो 1000 रुपए का कंपनी के उसमें शेयर कैपिटल का लायबिलिटी भी तो बढ़ गया, तो उतना मिलेगा तुमको। उसकी अगेंस्ट में जो नया आपका रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा उसमें भी मेरे को ज्यादा मिलेगा। नया रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ उसमें ज्यादा मिलेगा क्योंकि तुम्हारा होल्डिंग्स बढ़ गया ना। और लेकिन एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा पर शेयर का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि तुमने जब 100 शेयर्स खरीदे थे कंपनी के, सपोज लाख रुपए लगा के खरीदा, अब कंपनी ने 100 शेयर्स फ्री में तुमको दे दिए, तो तुम्हारे नजरिए से क्या हुआ, लाख रुपए में तुमने 200 शेयर्स खरीद लिए। तुमने कोई एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी ना दिया कंपनी को और 100 शेयर्स लेने के लिए, वो तो कंपनी ने खुद की तरफ से दिए ना। शेयर का भी तो वैल्यू आधा हो गया। क्या चीज? शेयर का भी तो प्राइस आधा हो जाता है। कैसे? बोनस से अगर 500 रुपए मार्केट वैल्यू है, अच्छा मार्केट वैल्यू का से कोई लेना देना ही नहीं ना अकाउंटिंग को, और वो एक बार का करेक्शन हो रहा है। जब ग्रोथ होगा तो तुम्हारा, तो तुम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो ना, तुमने लाख रुपए लगा के किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, मतलब तुम्हारा कॉस्ट पर शेयर था 1000 रुपए का। अब कंपनी बोनस बांट देगी तो तुम्हारा एवरेजिंग तो कम हो गया ना। अरे स्टॉक मार्केट में एवरेजिंग कम करते तो एवरेजिंग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात ही है। और वैसे भी कंपनी बोनस नहीं देती तो वो रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा तुम्हें ही मिलना था, तो जस्ट कैपिटलाइज ही तो किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इससे रेपुटेशन क्रिएट होता है बोनस बांटने से। स्प्लिट में भी तो ये कहानी होता है ना कि क्या शेयर आधा हो जाता है, शेयर ज्यादा मिल जाता है। हाँ, फिर दोनों बोनस को स्प्लिट करता है क्या कंपनी?
वही मार्केट डिमांड सप्लाई फैक्टर्स को बैलेंस रखने के लिए बोनस देता है कि बोनस टर्म से रेपुटेशन क्रिएट होता है कि कंपनी बोनस बांट रही है और बोनस उसी सिचुएशन में बांट सकती है जब आउटसाइड लाइबिलिटीज इंटरेस्ट सब टाइम पे करने का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है सरप्लस प्रॉफिट तब करती है। और स्प्लिट नॉर्मली होता है मार्केट रेट्स को ज्यादा मैनिपुलेशन से बचाने के लिए। और स्प्लिट्स में आपका फेस वैल्यू कम हो जाता है क्या? हाँ, बोनस में नहीं होता है। फेस वैल्यू तुम्हारा सेम ही चलता है बोनस में। Internal reconciliation. हाँ, क्लियर है ये बोनस वाला पार्ट? हाँ। समझ में आया? तो लिखा नहीं हुआ है वो फोटो तुमने उसे लिख लिया? सर बोला ना भेजिएगा करने के लिए। लिख लेगा फोटो खींच लेगा जाके। तो इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू की बात करें तो दो तरीका है कैलकुलेट करने का। या तो आप क्या करो, बोनस को शेयर कैपिटल का हिस्सा मत मानो, नॉर्मल जैसे नेटवर्थ निकालते वैसे निकालो। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से बोनस वाला हिस्सा माइनस कर दो तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एक तरीका है। या फिर आप क्या करो, पहले से ही शेयर कैपिटल का हिस्सा बना लो तो नेटवर्थ ये हो गया तुम्हारा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सेम रह जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सेम रह जाएगा तो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। दो तरीका है। ठीक है, इसको उतारो, जो आपके दिमाग में सेट होता है आप उस तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। इधर यू ट्रीट एज ए कैपिटल प्रॉफिट या फिर आप उसको नेटवर्थ कैलकुलेशन में शेयर कैपिटल में ही बढ़ा के कैलकुलेट करो। क्योंकि बस एक अच्छा क्वेश्चन करना है आज, सो दैट फिर प्रैक्टिस सेशंस ही रहेंगे अपने। रिवैल्यूएशन वाला जो पॉइंट अभी तक हमने टच नहीं किया, बैलेंस शीट में बनेगा कि सब आएगा। अभी तक जस्ट कैलकुलेशन पार्ट सीखा। बैलेंस शीट तो नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा, कोई उसमें रॉकेट। कंसोलिडेशन वाला बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट होता है? सेम जैसे अपना एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो एक नया आ जाएगा। बाकी जैसे अमालगमेशन में तुम क्या करता था, इस कंपनी का इतना, इस कंपनी का इतना। कंसोलिडेशन में भी वही रहेगा, इसका खुद का इतना, दूसरी कंपनी का इतना। नोट्स में ही सारा चीज। हाँ, मर्जर में जैसे दिखाते थे अमालगमेशन, वैसे यहाँ पे नोट्स में सारा एक एक दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो जैसे आप रिवैल्यूएशन का बोल रहे हो तो इसमें ऐसे बताएगा कि ऐसे पहली बार रिवैल्यू हुआ है। पहली बार नहीं, जब कुछ नहीं बोलता तो हम पहली बार ही मानते हैं उसको। कहीं तो है वही अच्छा क्वेश्चन। नहीं बनाया। नहीं बनाया, बोला ना बनाने के लिए उसको। 13 से अच्छा वी कैन गो फॉर, देखो एक 13 से भी थोड़ा बेटर क्वेश्चन। 13 फिर इजीली हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 होगा सर, रिवैल्यूएशन के कंसेप्ट पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छे से करना, ठीक है? बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर क्या है? 10.12 से
ये तो 1.6 है, ये बुक में तो 10.89 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। A Limited acquired 1600 ordinary shares of rupees 100 each of B Limited on 1st of July X1. On 31st December X1, the balance sheet of the two companies were as given below. यानी 31st दिसंबर का दे रहा और हमने एक्विजिशन किया 1st जुलाई को। कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, साथ साथ में आप स्क्रिबल डाउन करना। ये कहानी है 1st जुलाई somewhere in the center. This is our date of acquisition. कितने शेयर्स खरीद लिए हमने? 1600 शेयर्स खरीदे हैं, बट कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग? क्योंकि बी लिमिटेड का खरीदा हमने, तो बी लिमिटेड का टोटल शेयर कैपिटल है 2 लाख, नोट नंबर ए, जिसके अंदर उसके टोटल शेयर्स है 2000 शेयर्स। तो 2000 में से 1600 हमने खरीद लिए, दैट मीन्स 80%। क्लियर है ये? तो यहां पे अपन सबसे पहले एक चीज कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। अलग से भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। चलो नीचे लिख देते हैं, इसमें नहीं लिख के हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ लिखते हैं, वर्किंग बनाते रहते हैं। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। ए लिमिटेड के पास कितना है और वेयर एज माइनॉरिटी के पास 20%। यहां तक क्लियर है भाई? यही क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम है, कुछ केमिकल लोचा है ये, ठीक है। 80 और 20% का होल्डिंग्स है। आराम से देखना, जैसे स्टोरी बढ़ेगा वैसे वैसे जो डेटा दिया हुआ है बस वो डेटा मैं लिखता जाऊंगा। क्वेश्चन में बोला है ईयर एंड का बैलेंस शीट है, जहां पे शेयर कैपिटल है। ईयर एंड में शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद में उनके रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व और पीएनएल का वैल्यू 1,82,000। जनरल रिजर्व 1 लाख और पीएनएल वैल्यू 82,000। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। नीचे बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। हाँ, तो इतना डाउट में क्यों चले गए? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। और कुछ बताता नहीं पीएनएल का कौन सा बैलेंस है, तो प्रॉफिट ही मानते। ठीक है, अरे नहीं, बहुत बार डाउट आ जाता भैया क्रेडिट मानना है या डेबिट मानना है। अरे कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट। ठीक है, तो पीएन ऑन 1 जनवरी X1 कब का दिया है? साल के शुरू का बैलेंस दिया है बाबा। तो साल के शुरू में शेयर कैपिटल तो उतना ही होगा, बोनस वोनस नहीं हुआ तो होगा, तो वो भी साल के बीच में कुछ देखेंगे। 2 लाख। इधर में पीएनएल का वैल्यू बता दिया कितना? 30,000। वेरी गुड, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आउट ऑफ विच डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड ऑन 1st of August X1। यानी डिविडेंड कब दिया? डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद में, बट किस प्रॉफिट से दिया? अरे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया ना। इस डेट के प्रॉफिट पे आप डिविडेंड दे रहे हो तो ये प्री एक्विजिशन हुआ ना, तो वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। क्लियर है ये? ए लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव टू इट्स पीएनएल अकाउंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपने 1 अगस्त को यहां पे डिविडेंड दिया है, कंपनी ने कितना रुपए का डिविडेंड दिया बताना मेरे को। 10%, यानी 20,000 कैलकुलेट कर रहे हो बेशर्मो। 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, 10% डिविडेंड दिया, तो 20,000 रुपए डिविडेंड दिया है। ये कहां से दिया है? इधर से दिया बाबा, तो ये पीएनएल कम हो जाएगा।
तो इधर से जितना भी मिलेगा, कितना मिलेगा ए लिमिटेड को, 80%, 16,000 विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन उसने क्या कर रखा है, पीएनएल में डाल रखा है, तो उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, अरे ए लिमिटेड एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा। क्या करेगा, उसने पीएनएल में दिखा दिया भाई डिविडेंड, क्या उसका रेवेन्यू प्रॉफिट है क्या, रेवेन्यू प्रॉफिट, डिविडेंड को रेवेन्यू प्रॉफिट कब मानते हैं, हाँ, मेरा जो क्वेश्चन उसका रिप्लाई करो कि डिविडेंड को रेवेन्यू प्रॉफिट कब मानते हैं, जब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया हुआ हो। क्या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रहा है क्या, इधर का, इधर से दे रहा है, नहीं तो प्री है, राइट। तो उसको जाना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना चाहिए था, बट उसने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड 80% यानी 16,000। ये क्लियर है, ये एडजस्टमेंट एक रहेगा, कोई दिक्कत इन्वेस्टमेंट बताओ ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर मार रहे हो क्या, क्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए कैलकुलेटर क्यों मारा तुम लोगों ने, तो अलग ही क्वेश्चन ए लिमिटेड एक्वायर्ड 1600 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 each। इसमें ए लिमिटेड दिया हुआ था 25% शेयर। अरे आप ए लिमिटेड का बैलेंस शीट देखो ना, ए लिमिटेड का बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड बोल के कुछ वैल्यू है, तो वही तो, अरे भाई इंडिविजुअल एंटिटी है, अपनी अपनी बैलेंस शीट पे तो वो उसी तरीके से दिखाएंगे ना, कंसोलिडेशन में अलग तरीके से होगा। अलग क्यों है क्वेश्चन तुम्हारा, इनोवेटिव बुक चैप्टर सही खोले हो ना, 10.129 हां 10.89 हां 10.89 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोल रहे यहाँ पे भी वही लिखा है अकाउंटिंग फॉर क्या बोलते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वेरी गुड, भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अरे एक प्रॉपर चैप्टर है और एक में थोड़ा सा वैसा है, ठीक है कोई बात नहीं। गिरॉस इन्वेस्टमेंट मेरे बाबूजी, भाई यहाँ दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट 3,40,000, कैलकुलेटर मार रहे हो भाई। ए लिमिटेड का अपना बैलेंस शीट है, बी का अपना बैलेंस शीट है, तो ए ने बी में इन्वेस्ट किया तो ए के इंडिविजुअल बैलेंस शीट में तो दिखेगा ना, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 3,40,000। ये क्लियर है, ये तब है कि आपका उसको कैपिटल प्रॉफिट को माइनस नहीं किया है। हाँ क्योंकि ये गलती हो रखा है, ग्रॉस है ये, एट कॉस्ट लिखा है इसीलिए, क्योंकि इसने पीएनएल में डाल दिया था। ये में डाला हुआ है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, मीनस कैपिटल प्रॉफिट 16,000, नेट इन्वेस्टमेंट 3,24,000, 3,24,000। यहां पे कोई डाउट, यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, सिलो एंड स्टेडी जो जो चाहिए, डेट ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चाहिए था निकाल लिया, डेट ऑफ एक्विजिशन ठीक है, देन उसके बाद में नेट इन्वेस्टमेंट ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, नेटवर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है जी, उसके तरफ भी बढ़ेंगे। अभी तक का कहानी क्लियर है, नीचे तक लिखा सब कुछ साथ में। अब देखते हैं आगे क्या कहानी हुआ। The plant and machinery which stood at 1,50,000 on 1st January X1। अच्छा जी, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ बोलना चाहता है, देखो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी इधर कितना है 1 जनवरी को 1,50,000। क्या बी लिमिटेड का बैलेंस शीट है हमारे पास, तो ईयर एंड का प्लांट एंड मशीनरी भी तो बताइए वैल्यू, 1,35,000। अरे बैलेंस शीट में तो दिया हुआ होगा ना, ठीक है जी। 1,50 से 1,35 समथिंग डेप्रिसिएशन,
ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। The plant and machinery which stood at 1,50,000 on 1st of January was considered as worth 1,80,000 on 1st July. This figure is to be considered while consolidating the balance sheet. The rate of depreciation on plant and machinery is 10%. अब एक चीज समझो, यानी ये पॉइंट हमने काउंट नहीं कर रखा अभी तक, कर रखा होता तो एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ होता। पहला बात तो ये, स्टार्टिंग में आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था ईयर का स्टार्टिंग में? 1,50,000 और ईयर एंड में क्या ये 10% डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही हुआ है क्या? यस, 1,50,000 में से 10% डेप्रिसिएशन होता है 15,000, वो माइनस कर दो तो ईयर एंड में वैल्यू बचता है 1,35,000। आफ्टर डेप्रिसिएशन है, रीवैल्यूएशन कंसिडर नहीं किया इन्होंने। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम है कि रीवैल्यूएशन वाला पार्ट इज एन एडजस्टमेंट जो इन्होंने कंसीडर नहीं किया। बाकी स्टार्टिंग में जो प्लांट एंड मशीनरी था एग्जैक्टली जितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए उतना किया है उन्होंने। देखो ना क्यों दिया, अभी बताता है। अब एक चीज समझो, डेट ऑफ एक्विजिशन में मुझे नेटवर्थ चाहिए। क्या हमारे शेयर कैपिटल में स्टार्टिंग से लेके 1 जुलाई तक कोई बदलाव हुआ? तो ये तो 2 लाख ही रहेगा। क्या हमारे पीएनएल में कुछ छेड़खानी हुई है? यस, पीएनएल में हमारी छेड़खानी हुई थी। 30,000 में से 20,000 का डिविडेंड बांट दिया था, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा पीएनएल कितना बचा होगा? पीएनएल 10,000 तो बचा, जो प्रॉफिट हुआ। यस, 10,000 तो पीएनएल बचा, लेकिन बाबूजी यहां से यहां आपने कुछ कमाया भी तो होगा। कंपनी रुक थोड़ी ना जाती है, कुछ तो कमाया होगा। अब हमें पूरे साल भर का प्रॉफिट पता है क्या? पूरे साल का प्रॉफिट है 72,000, इवनली मान लिया हमने, तो 72,000 पूरा एक साल का प्रॉफिट है। ये समझ में आया क्या? ये सबको क्लियर है? 30,000 में से 20,000 डिविडेंड किया, बचा 10,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल है 82,000, मतलब 10,000 से 82 पहुंच रहे, मतलब 72,000 पूरा साल में कमाया होगा। 72,000 कुछ बताया नहीं पहला 6 महीना में कितना कमाया, बाय डिफॉल्ट इवनली मान लेंगे। तो यहां मेरा प्रॉफिट 36,000। ये क्लियर है? तो नाउ कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट on the date of acquisition? 46। क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है जी। साल के एंड में जनरल रिजर्व है, ठीक है? साल के एंड में जनरल रिजर्व है। इसका मतलब इफ मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट 72 ही है, दैट मीन्स यहां पे भी मेरा सेम जनरल रिजर्व रहा होगा। बस यही एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर है कि इन्होंने जनरल रिजर्व तो यहां का बता दिया, उनको ये लिख देना चाहिए था कि 1 जनवरी को जनरल रिजर्व इतना का वैल्यू था। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था तो वहां जनरल रिजर्व का वैल्यू 2000x3 का दिया हुआ था। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन तो जनरल रिजर्व था नहीं ना, तो हमने उसको पूरा पोस्ट पीरियड का माना था एज ए रेवेन्यू प्रॉफिट, बट यहां नहीं मान रहे, ठीक है? क्योंकि मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन बिगड़ जाएगा, मैच नहीं होगा आईसीआई का। तो यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन में एम्बिग्विटी क्या है पता है इनको? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जैसे उन्होंने पीएनएल का वैल्यू बताया 30,000, राइट? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बताया, वैसे ही उनको जनरल रिजर्व का वैल्यू भी बताना चाहिए था। बना रहे हैं और हम लोग को दिया हुआ बैलेंस शीट, ये हम लोग को ईयर एंड का दिया हुआ है, और जो कहानी हो रहा है वो पहले का हो रहा है। हाँ, पहले का जरूरी है क्योंकि मुझे यहाँ से 1 जुलाई तक पहुंचना है। हाँ। क्योंकि कुछ डेटा मुझे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का पता है। बैकवर्ड जा रहा है नहीं, बैकवर्ड कुछ नहीं जा रहा। अरे डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने बस उस डेटा को प्लॉट किया। एक डेटा मैं बता रहा हूं कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जनरल रिजर्व स्टार्टिंग में भी था, क्योंकि आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ क्रिएट नहीं किया है। बिकॉज इफ योर रेवेन्यू प्रॉफिट इज 72,000 जो पीएनएल में ही पड़ा है, तो जनरल रिजर्व में पैसा कहां से आया 1 लाख? या तो आपका ये अजम्पशन होना पड़ेगा दैट माय रेवेन्यू प्रॉफिट इज 1,72,000,
समझ में आया? बट फिर आईसीआई से मैच नहीं होगा, तो जैसे एक स्लाइट एरर है इस क्वेश्चन के अंदर में, आपको हमेशा यही मानना है जनरल रिजर्व नहीं कुछ बोला तो स्टार्टिंग से था, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी जनरल रिजर्व सेम ही रहेगा। तो यहां पे भी हमारा जनरल रिजर्व का वैल्यू क्या रहेगा? 1,00,000। रुक जाओ रे, कैल्सी मत मारो इतना, थांबा थांबा, जरूरत पड़ेगा तब मारवाएंगे। यहां तक क्लियर है कि अभी हमें नेटवर्थ चाहिए, नेटवर्थ के लिए शेयर कैपिटल हो गया, पीएनएल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि आपने क्या किया, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एसेट को रीवैल्यू किया। इफ मैंने एसेट को रीवैल्यू किया है, वो भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, तो मेरे बुक्स में और एक रिजर्व आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। टेल मी हाउ मच रिवैल्यूएशन रिजर्व? 37,500। यस, क्योंकि 6 महीने का पहले डेप्रिसिएशन माइनस होगा ना बाबा। जब आप 1 जुलाई को कोई एसेट को रीवैल्यू कर रहे हो, तो रीवैल्यू का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद द मार्केट वैल्यू। तो भाई जिस दिन रीवैल्यू कर रहे हो, पहले उस दिन का बुक वैल्यू तो निकालो। तो 1 जुलाई को आपकी एसेट का बुक वैल्यू कितना होगा? इफ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 1,50,000 है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो 1,50,000, 6 महीना का डेप्रिसिएशन 7,500, यानी बुक वैल्यू कितना हुआ? 142,500। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 माइनस 7,500, 142,500। इसको आपने रीवैल्यू कर दिया किस फिगर पे? 180 पे। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना आया? यस, 1,80,000 माइनस 142,500, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आ गया 37,500। ये क्लियर है बाबा? अरे क्या होता है, 1,50 स्टार्टिंग में वैल्यू है, डेट ऑफ एक्विजिशन में 1,80 कर दिया, तो आप रीवैल्यूएशन रिजर्व ले लेते हो 30,000 गया। भाई जिस दिन रीवैल्यू होता है उस दिन का पहले बुक वैल्यू तो देखो कि आपके बुक्स में उसका वैल्यू क्या, फिर उसको मार्केट से कंपेयर करो। यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन? नहीं 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 क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नाउ वी हैव द नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, 3,83,000। इन सबको टोटल करेंगे तो हमें नेटवर्थ मिल जाएगा। नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई X1 3,83,000। समझ में आया? क्या किया हमने? बस इन सबको अब टोटल कर देना है। इन चारों को टोटल करोगे तो दिस इज द नेटवर्थ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहां तक क्लियर है? नेटवर्थ 383,500। तो हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है 3,24,000, 383,500 का 80%, 3,06,800 हमारे हिस्से में आएगा। तो कम आ रहा है, ज्यादा पे कर रहे हैं हम लोग। नेट इन्वेस्टमेंट है 3,24,000 माइनस शेयर इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड 383,500 का जस्ट वर्किंग नोट है बाबा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इतना कहानी। 17,200। क्या आ गया? गुडविल कितना? 17,200। इतना समझ में आया क्या? दो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन और है।
एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट ईयर एंड पे और एक कंसोलिडेटेड पीएनएल। ये इतना निकल जाए तो फिर पूरा बैलेंस शीट बन जाता है, फिर कुछ बचता ही नहीं है। यहाँ तक ठीक है? चलो जी। माइनॉरिटी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो सर रीवैल्यूएशन जो रिजर्व होते सारे के अंदर हाँ देखो आराम से देखो, पहले रुक जाते हैं, ऐसे लिख के छोड़ दिया, हेडिंग मार दिया, कर चाहिएगा मुझे। तो यानी ईयर एंड में जब मैं आ रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ जाएगा 37,500, ठीक है। यानी माइनॉरिटी को शेयर कैपिटल का हिस्सा मिलेगा, जनरल रिजर्व का हिस्सा मिलेगा, पीएनएल का हिस्सा मिलेगा एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व ईयर एंड में जो है उस टोटल वैल्यू का दे देंगे उसको। लेकिन थामा, पीएनएल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रखा है? 10% चार्ज किया है 1.5 लाख का। 7.5 यहां से यहां तो 7,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ना। लॉजिकली यहां से यहां किस वैल्यू पे चार्ज होना चाहिए था? 1,80,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स होना चाहिए था। 9,1500 और माइनस यानी वी हैव अ शॉर्ट डेप्रिसिएशन। ये समझ में आया क्या? देखो यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 9,000 बनते हैं उस पीरियड का। क्योंकि 1,80,000 से ही तो अब डेप्रिशिएट होगा ना। 1 जुलाई में आपने वैल्यू बदल दिया प्लांट एंड मशीनरी का, तो उस दिन से तो उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। तो 1,80,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, ये होता है आपका एक्चुअल डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन चार्ज कितना कर रखा है? 7,500। तो हमारा शॉर्ट डेप्रिसिएशन है बाबा 1,500 का। समझ में आया? तो जब ये 1,500 का शॉर्ट डेप्रिसिएशन है तो पीएनएल से हटाना पड़ेगा ना, बुझी पैसा। तो मेरा पीएनएल का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस कर दो, कितना रह जाएगा? 80,000। तो माई न्यू पीएनएल वैल्यू विल बी 80,500 रुपए। ये क्लियर है? अरे समझ में आया ना? न्यू वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट ईयर एंड विल बी बोलो बोलो क्या होगा? $170,000। 1,71,000। क्लियर है यहां तक? न्यू वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या चीज? ये पीएनएल क्यों काट दिया 80,000? वो तो गलत था ना, उसमें शॉर्ट डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करोगे, तो डेप्रिसिएशन और 1,500 चार्ज करोगे। अरे डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता है। इट्स माय रेवेन्यू लॉस। रिवैल्यूएशन रिजर्व से नेक्स्ट टाइम जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तब एडजस्ट करेंगे। अच्छा इसमें डेप्रिसिएशन नहीं ऐड करते। अरे यहाँ तक निकला क्या बाबा? तो हम क्या निकाल सकते हैं? नेटवर्क माइनॉरिटी इंटरेस्ट ना माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी को क्या मिलेगा? शेयर कैपिटल टोटल है 2 लाख। 2 लाख का 20% 40,000। शेयर इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना हो गया? अब
एक है जनरल रिजर्व 1 लाख, एक है आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 37,500, एक है पीएनएल 80,500, 2,18,000। ये है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का वैल्यू सबका आया क्या? 2,18,000। तो 2,18,000 का 20% 43,600 यानी टोटल हो गया 83। समझ में आया? अब बस और एक चाहिए वर्किंग कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, पूरा ही बना लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस? जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डालोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, यही तो मेजर पार्ट होगा, क्योंकि इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड भी आ जाएगा, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी बनाता है। तो इसमें होल्डिंग कंपनी कौन है? ए लिमिटेड। सबसे पहले इसका खुद का जनरल रिजर्व कितना है ए लिमिटेड का? 2,40,000 इसका खुद का है, ठीक है। फिर उसका खुद का पीएनएल वैल्यू 57,200, लेकिन गलती से जो कैपिटल प्रॉफिट इसमें डाल रखा था वो एडजस्ट करेगा ना होल्डिंग कंपनी। एक एंट्री पास किया था, जर्नल एंट्री हमने, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बोल के, तो 16,000 वो हट जाएगा। कितना बचा? प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है? पहले तो मुझे बस ये बताना, बी लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है? बी लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है? बाकी लोग बी लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट ईयर एंड वाला लेगा ना, 36,000 माइनस एप्लीकेशन वाला 25 नहीं 1,500। हाँ सॉरी कैलकुलेट सही। अरे रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? आफ्टर एक्विजिशन वाले पीरियड का। तो आफ्टर एक्विजिशन वाले पीरियड में बी लिमिटेड ने कितना कमाया था? 36,000 कमाया था, लेकिन एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी तो करना है 1,500 का, जो शॉर्ट डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 34,500। उसका 80%। यस। 27,600। बोला पहले कि इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर है। इससे इजी क्या होगा? ये सारी कैलकुलेशन क्लियर है। देखो आपने फर्स्ट टाइम की है और मैंने बहुत स्लो एंड स्टीडीली किया, तो ऐसे लग रहा होगा भाई इस इक्वेशन में इतना टाइम लग गया, नहीं लगता लॉजिकली। आप पहली बार समझ रहे थे तो मैंने बहुत तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके कराया, ठीक है। स्पीड आ जाएगा, नेचुरल स्पीड आ जाएगा। बस इसमें जो बचा है अपने को बैलेंस शीट पार्ट बचा है। क्या चीज? हाँ सॉरी, किधर? उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्यों आएंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व इज नॉट ए रेवेन्यू प्रॉफिट। जनरल रिजर्व तो स्टार्टिंग से ही था, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं ना, सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा आता है इसमें, जो उसने पूरे आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन जो कमाया है। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व तो पहले से ही था, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन से ही तो था वो, तो उसके बाद थोड़ी ना अर्न हुआ है मेरा। एंड जनरल रिजर्व भी पहले से था, तो उसके बाद एक्विजिशन के पीरियड के बाद जितना बी लिमिटेड ने अर्न किया है उसका 80% ए लिमिटेड को मिलेगा ना। अगर उसके बाद अगर जनरल रिजर्व कुछ बढ़ता, हाँ तब आता, तब वो भी आता। ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा तो ए लिमिटेड का जनरल रिजर्व है, वो सब भी दिखाएगा क्या चीज? सीएफएस में? सीएफएस में ए लिमिटेड तो एज इट इज रहेगा,
बस बी लिमिटेड से क्या आ जाएगा, एक ये रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, उसकी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एडेड हो जाएगी, ठीक है, और गुडविल कैपिटल रिजर्व जो है वो आ जाएगा। सब कुछ मर्जर में जैसे करते हैं वैसे होगा। हाँ, यहां तक किसी को भी डाउट है तो पहले पूछ लो बाबा, छोटा सा भी दिक्कत है तो पूछ लो, फिर बाद में बोलोगे कैसे आया। वो तो लेके बैठ जाएगा। फिर से वीडियो खोल के पीछे देख के देखते रहना। हाँ देखो बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट का हेडिंग बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। बैलेंस शीट का हेडिंग होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। नोप्स, नोप्स नॉर्मल लिखेंगे इसको जैसे लिखते हैं। हाँ उसमें ब्रैकेट में लिखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ A Limited and its subsidiary B Limited as at December X1. हाँ मैं कर रहा हूं तो आप भी करोगे। अरे बहुत इजी है बैलेंस शीट, जस्ट क्वेश्चन में जो दिया है उसको एडेड करके डाल देंगे। क्यों आज नहीं क्या? ओ ठीक, पहले तो मन भी नहीं था मैं आज ही आपसे बैलेंस शीट बनाऊं, फिर ना ठीक है, हम लोग टाट टू टू कुछ किया नहीं। तुम्हारे मन में भी दया आ गया, एक क्वेश्चन तो है वो तो पूरा करके जाए। आप टाइप सी चार्जर लाए क्या? आपका एमआई वाला नहीं लाया? थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट shareholder fund share capital reserves and surplus, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस तो वैल्यू हम निकाल चुके 3,08,000 नोट्स में प्रेजेंट कर देंगे, और शेयर कैपिटल जो था ए लिमिटेड का वही रहेगा 5 लाख। दूसरा ध्यान रखना जो नया चीज ऐड हो रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला था आपने, वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना, वर्किंग नोट नंबर जो भी था, नंबर्स तो दिया नहीं आपने, समझ लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसको 6 दे दो, और ये 7 हो गया। ये हमको समझ में नहीं आया, शेयर कैपिटल में सिर्फ 5 लाख क्यों दिए? अरे तो ए लिमिटेड का शेयर सी तो दिखेगा इसमें, सिर्फ कैंसिल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के साथ, सिर्फ गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा।
और बी लिमिटेड का दो हिस्से में है शेयर्स, एक ए लिमिटेड और एक माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का तो दिखाई रहे, माइनॉरिटी में उसका इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल होके सिर्फ गुडविल या कैपिटल रिजर्व का वैल्यू आता है। उसका वो दिखाना भी नहीं किसमें इतना है। दिखाया ना ऊपर वर्किंग में, बस वही। उसके बाद बैलेंस शीट में और क्या था? ये तो बहुत इजी है। करंट लायबिलिटीज, एक है ट्रेड पेबल्स और एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। टोटल करके बता दो तो दोनों को ऐड करके, शॉर्ट ट्रेड पेबल्स दोनों ए प्लस बी ऐड कर दो। अब तो बस बाकी कॉपी करने हैं और तो बस दोनों को ऐड ही तो करना है। दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 64,500 और इसका 80,000 ही रह जाएगा सिर्फ। बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी पार्ट डन। देन assets, non-current assets, PPE, tangible, दूसरा intangible। वाई इंटेंजिबल? गुडविल था ना एक, कितना था? 17,200 और पीपीई को ऐड करके बता दो कितना आएगा? 7,41,000। क्योंकि बी का पीपी का वैल्यू बदल गया था ईयर एंड में, 135 नहीं रहेगा, वो 171 हो जाएगा। हाँ, करंट एसेट्स नंबर ए, इन्वेंट्रीज, फिर और क्या क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स, जो क्वेश्चन में दिया बस वही तो करना है। सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बस ऐड करके बता दो। 1, अरे इधर नहीं, टोटल बताया नहीं, ग्रैंड टोटल। अरे इसका बताओ ना, इन्वेंट्री का टोटल। क्यों बताया? मत बताओ, इधर ऐसे ही रह जाएगा, तुम लोग को ही करना है। सर कॉपी उतार लिया मैंने। छोड़ दो सी, क्या करना है इतना मेहनत करके। डॉली चाय वाला बनो, 56,400, डॉली चाय वाला बनो। 99,800, 22,500। तुमको बस अपना पर्सनालिटी में थोड़ा बाल बढ़ाना है, कलर करना है, थोड़ा उठपटांग सा टैटू, ड्रेसिंग, बस। लेकिन वो तो फिर 144 साल और वेट करना पड़ेगा ना रेवेन्यू के लिए। इतना मेला तुम कहाँ ढूंढता रहेगा? 12 साल हो गए। उतना रेवेन्यू नहीं 2028 में तो उज्जैन में होगा ना। होगा, लेकिन उतना रेवेन्यू नहीं होगा जितना भी, बाप रे ये हाइप हो गया। स्ट्रेटजी अच्छे होना चाहिए। अभी से वहां का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर। कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा, रोड बन रहा है। बस इसका नोट्स टू अकाउंट्स रहेगा, ठीक है? जैसे सिंपल नॉर्मल नोट्स टू अकाउंट्स बनता है वैसे ही बनेगा। बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपने वर्किंग नोट्स अच्छे से बना लिया तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में सर्टेन क्वेश्चंस और करेंगे, फिर पीएनएल का क्वेश्चंस उठाएंगे एंड देन फिर रिवीजन 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 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन नंबर 9,
9 8 कौन सा किया था आज हमने? नहीं किया था। Illustration 9 और practical question है ना? हाँ एक था ना तुम जो बोला था तेरा इलस्ट्रेशन नंबर 13 होमवर्क. Illustration number 13 will be your homework. ठीक है? क्या है सर? Illustration कौन सा? 13. 13. That's all for